गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं आज है 10th मई, दैट इज 2020 का 10th मई। एंड इस दिन हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट सेमिनार था जिसका आप लोगों को सबसे ज़्यादा इंतजार था वो करने वाले हैं, यानी कि एक ऐसा सेमिनार जिससे आपको फिजिक्स में 95 लाने का रोड मैप मिल जाएगा। तो जब तक मैं इसको स्टार्ट करूं तब तक आप लोग शेयर कर सकते हो एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं इस सेमिनार को लेकर। तो इस सेमिनार को जैसे इस बारे में जो तो हम लोग क्रिएट कर रहे थे कि बहुत बढ़िया सेमिनार होने वाला है, ये होने वाला वो होने वाला है। तो इस सेमिनार को देखने के बाद आपको क्या फायदा मिलेगा, सबसे पहले मैं इस सेमिनार में उसके बारे में बात करूंगा। फिर उसके बाद में मैं बात करने वाला हूं कि सिलेबस ऑफ फिजिक्स में है क्या, कैसे करना है। फिर हम लोग बात करेंगे सीबीएसई के पेपर के पैटर्न के बारे में कि सीबीएसई कैसे 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 क्वेश्चन पूछती है, उसमें हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, जो इस सेमिनार का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो स्ट्रैटेजी के बारे में। मतलब इस स्ट्रैटेजी को जानने के बाद आपको कोई इशू नहीं होगा, मतलब फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड लास्ट में है आपका एक पेंडोरा बॉक्स जो कि सरप्राइज से भरा हुआ है। एंड उसको ये मतलब बोल लो कि स्ट्रैटेजी के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सेकंड वाला। तो इंतजार करो इसके लिए, इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, अभी लास्ट में बताने वाला हूं क्योंकि ये एक सरप्राइज है और बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं, तब तक भैया इसको शेयर कर दो। अब हम लोग जानते हैं अबाउट सेमिनार के बारे में कि सेमिनार से मिलने क्या वाला है, कि क्यों देखे यार इतना क्या फर्क पड़ने वाला है। तो देखिए इस सेमिनार को देखने के बाद है ना आपके जो फिजिक्स को लेकर जो डर है ना वो खत्म हो जाएगा। पहले ये बताओ, मैं अगर आपको बोलूं कि अपने मम्मी से बात करो, अपने पापा से बात करो, अपने भाई से बात करो, तो आप आराम से जाओगे और बात करके आ जाओगे, कोई इशू नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेली करते हो। वही मैं अगर किसी अजनबी से जाके बोलूं, या आपने देखा भी होगा कि अभी आपके आपके पापा मम्मी बोलते हैं कि बेटा जाओ उससे रास्ता पूछ के आ या उससे कुछ पूछ के आ, तो आपके अंदर थोड़ी हेजिटेशन रहती है, यार कौन जाके बात करेगा, नहीं होने वाला मुझसे, होती है ना। फिर आपको थोड़ी डांट पड़ती है, देन यू गो फॉर दैट। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप उस आदमी को जानते नहीं हो, उसके बारे में कभी सुना नहीं है, उसे कभी ठीक से देखा नहीं है, उसके बारे में कभी सोचा नहीं है, इसीलिए आपको उससे डर लगता है। इसीलिए यही कारण है कि फिजिक्स से आपको डर लगता है, क्योंकि आपने कभी इसको जानने की कोशिश नहीं की, आपने कभी इसको ढंग से पढ़ा नहीं, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। तो इस पूरे सेमिनार को देखने के बाद ये जो डर होता है ना कि ये क्या ही आ गया, वो निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको इसमें फिजिक्स की रग रग से वाकिफ करा दूंगा, पूरा पूरा का पूरी जो होती है इसमें, मतलब निचोड़ के रख देंगे फिजिक्स को, आज सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो वो डर ही नहीं रहेगा, क्योंकि अब तो वो मम्मी पापा की तरह हो गए, जान पहचान वाले हो गए, तब कोई टेंशन नहीं रहेगी। उसके बाद हम आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। सर कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन टाइम टेबल क्या रखे, सुबह पढ़े शाम को पढ़े, कितने घंटे पढ़े वगैरह, जितने भी डाउट्स है वो सारे के सारे इससे हम लोग क्लियर कर लेंगे। उसके बाद आपका जो आता है वो है आपका रोड मैप, जिसके वजह से यानी कि स्ट्रैटेजी वाला पार्ट, जिससे आपको मिलेंगे 95 प्लस। कितने मिलेंगे? 95 प्लस। तो उस एलिमेंट को हम लोग वहां पे देखेंगे। उसके बाद जो आपका है पेंडोरा बॉक्स, दैट इज सरप्राइज, ठीक है, जो कि है सरप्राइज वाला पार्ट। तो इस सेमिनार के सेकंड फेज में चलते हैं। सेकंड फेज कौन सा था? सिलेबस ऑफ फिजिक्स। पहला तो समझ में आ गया कि इससे आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो ये वाला पहला तो क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड वाले में, सिलेबस ऑफ फिजिक्स। देखो उससे स्टार्ट करें उससे पहले ये मैं आपको एक बता दूं कि हम लोग के जितने भी लाइव सेशंस होते थे वो तक हम लोग यूट्यूब पे करते थे। ये पहली बार है जो हम लोग फेसबुक पे भी लाइव चला रहे हैं। यूट्यूब पे तो चल ही रहा है बट फेसबुक पे भी चला है, ताकि मैक्सिमम बेनिफिट्स आप तक जा सके। और मैं आशा करता हूं, क्योंकि यहाँ पे आ जाता है कौन बच्चा इसे शेयर कर रहा है, आप जितने भी ग्रुप्स में आप एडेड हो उसमें इसको शेयर करो ताकि मैक्सिमम बच्चों तक रीच कर पाए। और मैं कोशिश भी करूंगा कि आपकी जो भी डाउट्स आप कमेंट्स में देते जाओ, कमेंट्स में हम लोग उसका आंसर आपको देते जाएंगे, कमेंट्स में ही मैं देते जाऊंगा आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसको शेयर कर रहे हो, शेयर करते मुझे पता चल जाता है कौन कौन कर रहा है। तो हम लोग कोशिश करेंगे पहले उनका आंसर दें जो कि इसको शेयर कर रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं सिलेबस के बारे में, देखते हैं कि सिलेबस में होता क्या है। जैसे आप लोगों ने क्लास 11 में 2 बुक्स पढ़ी थी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसी तरह से क्लास 11 में भी 2 ही बुक मिलने वाली है आपको, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में जो आपका सिलेबस होने वाला है वो आपका होने वाला है, मुझे एक सेकंड दीजिएगा, आपका चैप्टर नंबर 1 जो है वो है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फ्लूइड फील्ड्स। दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर। फिर आपका चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट एंड 8वां चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये हो गई पार्ट 1 की बात। पार्ट 1 में अगर आप देखोगे कि सबसे ज्यादा टफ चैप्टर कौन सा होता है तो बच्चे इसको देख के रोते हैं, मैग्नेटिज्म वाले पार्ट को। अरे मैग्नेटिज्म आ गया, क्लास 10 में भी रोते थे, अभी भी रोते हैं। तो आप उसको ढंग से अगर आज पूरा वीडियो देख लेते हो तो स्ट्रैटेजी में पता चल जाएगा कि ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, पर ये आगे बात करेंगे। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और एकदम एक्सपर्ट बनेंगे। ऐसा नहीं कि अभी सब कुछ बता दूं, धीरे धीरे करके पहुंच जाएंगे हम लोग वहां तक। तो इस वीडियो को पूरा देखिए,
पूरे सेमिनार को अटेंड कीजिए और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब देखते हैं पार्ट 2 में आप लोगों को क्या मिलने वाला है। पार्ट 2 में आप लोगों का हो जाएगा चैप्टर नंबर 9, जिसको हम लोग बोलते हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। चैप्टर नंबर 10 में आपका वेव ऑप्टिक्स, चैप्टर नंबर 9 में आपका डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एंड चैप्टर नंबर 12 में एटम्स, 13 में न्यूक्लियाई, 14 में आपका सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है कि चैप्टर नंबर 15 आपके सिलेबस में नहीं है। कम्युनिकेशन आप सिस्टम आपके सिलेबस में नहीं है। सीबीएसई ने इसको पिछले साल ही हटा दिया था, लेकिन एनसीईआरटी अभी तक प्री प्रिंट होकर आई नहीं, या किसी भी कारण से आप लोग अगर आ भी गई होगी मार्केट में तो मुझे यहाँ तक किसी का सब तक पहुंच ही नहीं होगी। तो उसमें चैप्टर नंबर 15 भी दिया होगा कम्युनिकेशन सिस्टम को, आपके सिलेबस में नहीं है, उसे नहीं पढ़ना है। दूसरी बात, एक हाइप आ रही है कि सिलेबस घट गया, सिलेबस घट गया। देखो सिलेबस तो घटेगा ऐसा कहना है सबका, बट अभी तक क्या घटा क्या नहीं घटा वो प्रॉपर्ली पता नहीं चला। तो हम लोग वेट कर रहे हैं अपडेशन का कि क्या घटा क्या नहीं घटा, उसके बाद हम आपको जरूर अपडेट कर देंगे। तो अभी तक मैं एक बार और बता दूं कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा था कि सीबीएसई इज इन नो मूड, या जो भी एचआरडी जो भी है वो लोग ये मूड में नहीं है कि वो लोग चैप्टर्स घटाए, वो लोग टॉपिक्स घटाने वाले हैं। क्या घटाएंगे? वो लोग टॉपिक्स घटाने वाले हैं। अब टॉपिक्स अगर घटा रहे हैं तो आपको उसका बेनिफिट ज्यादा नहीं मिलने वाला, क्योंकि हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक से इंटर रिलेटेड है। अगर आप इस इंटर रिलेशन को नहीं समझ पाओगे तो कैसे करोगे? नहीं हो पाएगा। तो अगर चैप्टर हटाते हैं तो इट विल बी यूजफुल, एंड मेरी भी पर्सनल राय है कि चैप्टर्स घटाने चाहिए, बिकॉज ड्यू टू लॉकडाउन बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं जा पाए थे, बहुत प्रॉब्लम हुआ है उनको, तो घटा दे तो बेटर है, नहीं घटाए तो उनकी मर्जी, क्या करें। आगे देखते हैं रेफरेंस बुक, कौन सी बुक हमें फॉलो करना चाहिए। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। ढेरों मार्केट में बुक्स है, करोड़ों बुक्स है मार्केट में फिजिक्स की रेफरेंस बुक के नाम पे, लेकिन कौन सी अच्छी है? कुछ बच्चे बोलेंगे भाई मैं प्रदीप फॉलो करता हूँ, कुछ बोलेगा मैं एससी वर्मा फॉलो करता हूँ, कुछ बोलेंगे हम एस चांद फॉलो करते हैं, कुछ बोलेंगे एस एल फॉलो करते हैं, कोई अरियंत लेगा, कोई क्या लेगा, कोई एमटीजी लेगा, कोई बहुत सारी बुक्स है। लेकिन अगर आपको अच्छे से बेस बनाना है, अच्छा करना है, तो आपको एक पर्टिकुलर बुक सेलेक्ट करनी पड़ेगी जो आपके लेवल पर सेट होती हो। कुछ बच्चे जो बहुत होशियार होते हैं वो दूसरी बुक पे जा सकते हैं, कुछ होते हैं जो थोड़े वीक होते हैं उनको एक बेसिक से बुक चाहिए होती है। तो मेरा पर्सनल सजेशन है, मैं एक बुक का नाम बोल रहा हूँ जिसमें मैं बोलता हूँ प्रदीप की फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। ये वाली जो नंबर 1 पे आपको जो बुक दिख रही है, मैं इसको सबको रेकमेंड करता हूँ क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल होती है वगैरह वगैरह। अगर आपके पास एसएल रखी हुई है तो दैट इज ऑल्सो नॉट बैड, वो भी सही है, बट बियॉन्ड दैट मैं जाने नहीं बोलता। अब आपके पास बुक्स अवेलेबल है, खरीदना नहीं चाहते तो वो आपकी मर्जी है, बट अगर आप अच्छे बुक्स की बात करो, अच्छे रेफरेंस बुक की बात करो, तो नया नया सेशन स्टार्ट हुआ है, लॉकडाउन था तो आपने बुक्स नहीं खरीदी होंगी, इसलिए मैंने इस बुक को स्पेशली यहाँ पे रखा है कि अगर आप खरीदने वाले हो बुक को तो अच्छी बुक खरीदो, ठीक है। या फिर अपने सीनियर से मांगते हो तो ये बुक लो कि आप कोशिश करो कि आपको प्रदीप मिल जाए, एंड इन केस प्रदीप ना मिले तो कम से कम एसएल तो आप ले लो, ठीक है। कुछ बोलेंगे सर एससी वर्मा तो बाइबल ऑफ द फिजिक्स, आप फिर भी बोल रहे हो एससी वर्मा फॉलो मत करो। अरे यार एससी वर्मा बाइबल ऑफ द फिजिक्स है, बहुत अच्छी बुक है, लेकिन वो किसके लिए है? वो आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों के लिए है, वो आपके लिए नहीं है। अगर आप बोर्ड पे तैयारी कर रहे हो, ये सेमिनार पूरा बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए है। अब दूसरी बात एक और बोल देता हूँ, जिन बच्चों का क्लास 12 का एग्जाम हो गया है, जो अभी आईआईटी की तैयारी करने जा रहे हैं, नीट की तैयारी करने जा रहे हैं, उनके लिए ये सेमिनार कोई भी यूजफुल नहीं होने वाला है। ये उन बच्चों के लिए जो अभी 11th पास होकर 12th में गए हैं, जो अभी 12th का एग्जाम देंगे अगले साल, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जो बच्चा इसको देख रहा है वो ऑलरेडी भीड़ से बहुत आगे पहुंच जाएगा, क्योंकि मैं आज उसमें आपको वो सीक्रेट्स बताने वाला हूँ, वो टिप्स बताने वाला हूँ जो बाकी नहीं करने वाले, सिर्फ टॉपर्स करने वाले हैं, और वो आपको पहले से पता होगा, ठीक है। तो बुक कौन सी बोले मैंने? प्रदीप की फंडामेंटल फिजिक्स, या फिर अगर आप हो सके तो एसएल भी ले सकते हो। उसके बाद जानते हैं सीबीएसई का पेपर पैटर्न। देखो अब इसमें क्या होता है, सीबीएसई का पेपर पैटर्न यार क्या बताएंगे, तो बुक में पेपर डाउनलोड करो। अभी तक किया नहीं किया, अपने सीनियर से जाके पूछो कि उसने कब सीबीएसई का पेपर का पैटर्न देखा था। आपको ये पता चलेगा कि नवंबर दिसंबर जब सैंपल पर सॉल्व करने थे तब जाके उन्होंने देखा कि सीबीएसई का ये पेपर पैटर्न है, और तब तक बहुत लेट हो जाती है। आपको अभी से तैयारी करनी है कि मुझे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरह से एग्जाम अटेम्प्ट करना है, सारा अभी से तय होना चाहिए। लास्ट मोमेंट में कुछ नहीं होता, लास्ट मोमेंट में सिर्फ धक्का मार के पास होता है, ठीक है। 70 ले आओगे 80 ले आओगे, कोई मतलब नहीं बनता उस चीज का। तो हम लोग देखते हैं कि पेपर पैटर्न क्या है। देखिए सीबीएसई टोटल कुल मिला के 37 क्वेश्चन पूछती है, जिसमें से जो 1 से 20 जो है वो आपके होते हैं 1 मार्क ईच के क्वेश्चन होते हैं 1 से 20। अब इस 1 to 20 वेरी शॉर्ट आंसर्स होते हैं, ये आपके 1 लाइनर क्वेश्चन भी होते हैं, लाइक स्टेटमेंट वाइज एक लाइन में आप खत्म करो, या फिर एमसीक्यू भी होते हैं। तो आपको प्रिपेयर जब करना है 1 मार्क्स के क्वेश्चन, जब आप रीड कर रहे होते हो तो आपको दिमाग में रखना है कि इससे एमसीक्यू भी बन सकता है या फिर इससे 1 लाइनर आंसर भी बन सकता है, ठीक है। तो प्रिपरेशन करते वक्त आपको ध्यान रखना है। दूसरे जो है 21 to 27, ये 21 to 27 है, यहाँ पे शॉर्ट आंसर रहते हैं और ये 2 मार्क्स के होते हैं, मतलब विद इन 2 to 3 लाइन आपको ये ओवर करने होते हैं। तो ये 2 मार्क्स ईच के क्वेश्चन बनते हैं और ये 21 to 27 होते हैं। उसके बाद 28 to 34,
28 to 34 जो है आपके वो होते 3 मार्क्स के, और लास्ट होते 35 to 37 जो होते 5 मार्क्स के क्वेश्चन। 35 to 37 यानी कि 15 मार्क्स, बहुत मायने, 3 क्वेश्चन और 15 मार्क्स, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो हमें इस तरह से ध्यान रखना है कि हम जब पढ़ रहे होते हैं हमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, 3 मार्क्स के प्रिपरेशन करना है एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। अब देखो ये ई वाला जो है मैंने इसको स्लॉट को खाली रखा है, क्यों रखा है, और वहां पे देखो नीचे में एक टारगेट का भी वो फोटो भी दी हुई है, क्यों, क्योंकि वहां तक हर कोई नहीं पहुंचने वाला। अगर आप ये सेमिनार देख रहे हो, उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो यहाँ पे भी आओगे, आप यहाँ भी पहुंचोगे। एंड ये कौन सा पॉइंट है, ये है 95 वाला स्लॉट। यहाँ पे टॉपर्स पहुंचेंगे। कौन से टॉपर्स पहुंचेंगे, जो ढंग से स्ट्रैटेजी बना के चलेंगे। आप इस वीडियो को देखो, सारी स्ट्रैटेजी क्लीन हो जाएगी, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, एंड देन आप भी यहाँ पे पहुंच जाओगे। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, देखिए और शेयर कीजिए इसको, जितने भी ग्रुप्स में अगर आप एडेड हैं, कोई क्लास का सीबीएसई का ग्रुप वगैरह में एडेड हो, तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स को भेजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको देख पाए। अब देखिए यहाँ पे क्या किया कि टोटल 37 क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताया, और कोई सारे के सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, लाइक 1 to 37 जो है आपको क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करना है, देन 2 अटेम्प्ट करना है, देन 3 अटेम्प्ट करना है। यू कैन नॉट एस्केप, मतलब ऑप्शन नहीं है कि या तो 1 कर लो या 2 कर लो, आपको सारे कंपलसरी क्वेश्चन डाले हुए हैं। हाउ यहाँ पे इंटरनल चॉइसेस दी रहती है। इंटरनल चॉइस मतलब ये क्वेश्चन नंबर 36 है, यहाँ स्क्रीन पे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 36 है, उसमें एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पार्ट ए है क्वेश्चन का, पार्ट बी है, उसके बाद में यहाँ पे और लगा रहेगा, और वहीं पे एक और क्वेश्चन डाला रहेगा, उसका ए रहेगा और बी रहेगा। आप आइदर ये अटेम्प्ट करो या फिर ये अटेम्प्ट करो। तो यहाँ इंटरनल चॉइसेस, इंटरनल चॉइस मतलब एक क्वेश्चन के अंदर ही 2 क्वेश्चन रहेंगे, एंड वहां से आप कुछ भी एक सेलेक्ट कर सकते हो। ओवरऑल चॉइस नहीं है, इंटरनल चॉइस, इसको सीबीएसई इंटरनल चॉइस बोलता है। ठीक है, तो ये कहानी है इसकी। उसके बाद सीबीएसई ने ये भी बता दिया कि भैया मैं किस चैप्टर से कितना मार्क्स देने वाला हूं। तो ये सब चीज आपको देखिए, अगर आप ढंग से पढ़ोगे, अभी अगर ये वीडियो देख रहे हो, बहुत सारे बच्चे होंगे, अगर मान लो 90% बच्चे जो यहाँ पे होंगे, उन्होंने ये चीज कभी दिमाग में भी नहीं लाई कि सीबीएसई ने ऐसा कुछ दिया है क्या। जो बच्चे सेल्फ प्रिपेयर में है उनकी तो और भी ज्यादा हालत खराब होगी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये सेमिनार उनके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। सीबीएसई ने सब कुछ बता दिया है कि मैं चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 से कितने मार्क्स दूंगा, 16 मार्क्स। 4, 5, 6, 7 से कितना देगा, 17 मार्क्स। तो देखो एक चीज, अगर आप ये वाला पोर्शन पढ़ते हो तो 16 मार्क्स ला रहे हो, ये वाला पोर्शन पढ़ते हो तो आप 17 मार्क्स ला रहे हो। वही अगर आप चैप्टर नंबर 8, 9, 10 पढ़ लेते हो तो आप 18 मार्क्स ले आओगे। वहीं अगर आप ये ड्वेल नेचर पढ़ लोगे, एटम्स एंड न्यूक्लियाई पढ़ लोगे, तो आपके 12 मार्क्स आ जाएंगे। और वहीं अगर आप सेमीकंडक्टर पढ़ लेते हो तो यहाँ पे आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपका कम्युनिकेशन चैप्टर हट चुका है, तो देखिए सीबीएसई की जो मार्किंग स्कीम है उसमें कम्युनिकेशन का नाम नहीं है, कम्युनिकेशन का नाम नहीं है। तो अब देखो, अब आप इसको देख के आप प्रायोरिटी बना सकते हो ना कि यार मुझे ये 18 नंबर वाले जो चैप्टर है, जो 18 मार्क्स का है, वो मुझे नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखना है, फिर मैं इसको नंबर 2 पे रख सकता हूँ, उसको मैं नंबर 3 पे रख सकता हूँ, इसको नंबर 4 पे रख सकता हूँ, इसको नंबर 4 पे रख सकता हूँ, इसको नंबर 5 पे प्रायोरिटी पे रख सकता हूँ। तो ये प्रायोरिटी बनाने में फायदा होता है। देखो मैं बताता हूँ, आप अगर कोई ट्यूशन पढ़ रहे हो, आप स्कूल में पढ़ रहे हो, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपका सबसे बड़ा काम क्या होगा कि आप चैप्टर नंबर 1 उठाओगे, पढ़ लोगे, चैप्टर नंबर 2 पढ़ाओगे, पढ़ लोगे, चैप्टर 3 पढ़ोगे, पढ़ लोगे, ऐसा करके सीरियल वाइज जाओगे। करना भी ऐसा ही चाहिए। जब एंड आएगा ना कि सिलेबस खत्म हो गया नवंबर, उसके बाद क्या करें, उसके बाद क्या करना होता है कि हमें इस प्रायोरिटी चैप्टर्स को पहले अच्छे से रिवाइज करना होता है, और जैसे स्ट्रैटेजी आगे बताऊंगा उस हिसाब से उसको प्रिपेयर करके रखना होता है। तब हम दूसरे प्रायोरिटी में जाएंगे, फिर हम तीसरे प्रायोरिटी में, ऐसे करके जाओगे तो एटलीस्ट जो मेजर पोर्शन है वो आपके पॉकेट पे रहेगा। एग्जाम में गए और ये तो रखे हुए थे, इसको उठा के ले आओ। ठीक है, तो ये इंश्योर करता है ये बात कि हमारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो छूट नहीं जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यार ये हार्ड चैप्टर नहीं करने वाले, छोड़ो ना यार, कितना मार्क्स आएगा, 5 ही तो आएगा, लेकिन पता चला एग्जाम जाके उससे 10 नंबर आ गए, गया फ्लैट फिनिश। ठीक है, तो हमें ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाने वाला हूं। ये है 2020 का जो सीबीएसई का पेपर हुआ था, उसकी कंप्लीट एनालिसिस। उसकी कंप्लीट एनालिसिस आपको क्या करना है, 19, 18, 17, 16 का भी एनालिसिस करना है, 19, 18, 17, 16 का भी एनालिसिस करना है, और ये देखना है इससे बेनिफिट क्या होता है मैं आपको पहले बताता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा सीबीएसई का पेपर अल्टरनेट आता है, मतलब प्रेडिक्टेबल होता है, ये आने वाला है वो आने वाला है। आप अगर ये, जैसे मैं 20 की बता रहा हूं, आप अगर 19, 17, 18, 17, 16, 5 साल के बना लेते हो तो आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि सीबीएसई अगर इस साल इससे पूछ रहा है तो अगले साल इससे नहीं पूछ रहा है, फिर इस साल इससे पूछ रहा है तो अगले साल इससे नहीं पूछ रहा है। तो ये पैटर्न अगर एक बार आपका क्लियर हो गया तो जब नवंबर दिसंबर की टाइम आएगी तो आपको ये पता रहेगा कि क्या आने वाला है एंड क्या नहीं आने वाला है। तो इससे आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलेगा। तो यही काम है टॉपर्स का, यही काम है इस सेमिनार का, आपको ये एकदम बता देना कि फीस को एकदम डिकोड कर दो, कैसे पढ़ना है।
आई होप अभी तक कुछ पिक्चर जो होगी वो थोड़ी थोड़ी करके क्लियर हो रही होगी, और भी क्लियर होगी। जब स्ट्रैटेजी वाले प्लेयर पे आएंगे तो और खतरनाक क्लियर होगी। ठीक है, तो अभी 2020 के पेपर के एनालिसिस को देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो कि पहला जो चैप्टर था आपका, चैप्टर नंबर 1 जो है यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उससे 1 मार्क्स से 3 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 2 थ्योरेटिकल थे और 1 कंसेप्चुअल था। और 2 मार्क्स में 1 थ्योरेटिकल आया था, 3 मार्क्स में 1 न्यूमेरिकल आया था, एंड 5 मार्क्स में थ्योरेटिकल प्लस थ्योरेटिकल या फिर थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल आया था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो चैप्टर नंबर 1 है, मैं देखिए यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 1 एंड 2 होता है, मैं उसको चैप्टर नंबर 1 ही मानता हूँ, मैं उसको चैप्टर 1 ही मानता हूँ। सीबीएसई एनसीईआरटी ने अलग अलग किया है, बट मैं उसको एज अ होल लेके चलता हूँ। ठीक है, और मैक्सिमम टीचर्स यही करते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि क्या हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को निगलेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? उससे 1 नंबर का भी क्वेश्चन आ रहा है, उससे 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ रहा है, उससे 3 नंबर का भी आ रहा है और 5 नंबर का भी आ रहा है। तो ऐसे चैप्टर को छोड़ के जाते हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई होगा? तो उसे नहीं छोड़ना है, उस पर एकदम फुल फोकस करना है। देखो मैं बताऊं, जब आप क्लास 11 से 12th में जाते हो ना, तो बहुत सारी गलतियां करके आते हो, एंड तब आपके अंदर जोश आता है कि अगले साल तो फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो चैप्टर नंबर 1 जब आता है तो आप पूरे जोश में रहते हो, उसको धर 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 करके पढ़ते हो। तो वही जोश कायम रखना, चैप्टर 1 को खत्म करना और रिवीजन करते रहना। चैप्टर नंबर 1 की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, बहुत सारी डेरिवेशन है उसमें, और बच्चे डर जाते हैं बाद में, अरे इतना सारा डेरिवेशन मुझसे रिवीजन नहीं होगा। क्यों डरते हो? क्योंकि उसको रेगुलर हाथ में नहीं रखते हो। रेगुलर एक बार देखते रहोगे तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। मेरे स्टूडेंट्स को मैं यही बोलता हूँ, रेगुलर रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। सप्ताह में 1 दिन रखो जिस दिन आपको रिवाइज करना है। ठीक है, अगर आप ये कर लेते हो तो आपका कहीं नंबर नहीं कटने वाला। फिर अगर आप दूसरे चैप्टर नंबर 2 में तो वही एक क्वेश्चन है, तो मैं मिला के एक ही बोलता हूँ उसको। चैप्टर नंबर इलेक्ट्रिसिटी जो है उससे थ्योरेटिकल एंड फिर थ्योरेटिकल है। अब ये थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल क्या है? थ्योरेटिकल वो क्वेश्चंस होते हैं जो बुक पढ़ने से भी बन जाएंगे, मतलब एकदम फालतू क्वेश्चन। डॉट डिफाइन दिस, व्हाट विल हैपन इफ दिस इज देयर, why two electrostatic field lines cannot intersect each other। ऐसे फालतू क्वेश्चन जो आपको टीचर पकड़ के बोलता है, यार देखो ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। तो वो सब होते हैं थ्योरेटिकल, मतलब आपसे कोई छोड़ने वाले नहीं हो। फिर आप देखोगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन थोड़े बाउंसर हो सकते हैं इन द सेंस, अगर आपने फिजिक्स को ढंग से नहीं पढ़ा है, डेप्थ में जाके नहीं समझा है, डाउट्स क्लियर नहीं करवाए हैं, तो यहाँ पे बाउंसर आने वाला है। अब उस बाउंसर में भी छक्का मारा जा सकता है अगर आगे की स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, जो मैं आगे बताने वाला हूँ उसको फॉलो करोगे तो बाउंसर में भी छक्का मार के आओगे। और न्यूमेरिकल तो जैसा कि आप लोग जानते ही हो, महामारी छा जाती है जब न्यूमेरिकल आते, सब कोई डरते हैं उससे। ठीक है, वैसे उतना टफ नहीं होता सीबीएसई का न्यूमेरिकल पार्ट, तो वही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा ढंग से कर लेना। फिर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म देखो, सी एंड सी, मतलब 2020 में इतने ही क्वेश्चन है और डर रहे थे। तो प्रायोरिटी लिस्ट बना सकते हो, और जब वो आप 18, 17, 16, 19 वाला भी बना लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैग्नेटिज्म कितना इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने एक ही ईयर का बनाया है, तो इस एक पे रिलाई नहीं हो सकते हो, आप लोग को पूरे 5 साल का करना पड़ता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे जब हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग पूरे 5 साल का एनालिसिस, 6 साल का एनालिसिस करते हैं, एंड फिर बच्चों को करते हैं। ये काम हम करके दे देते हैं। ठीक है, तो ये लेकिन आपको करना है 19, 18, 17, 16, 15 का। ठीक है, तो अब आप फिर ईएमआई में देखो, थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल, मतलब इससे भी ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, इसको भी नहीं छोड़ सकते। अल्टरनेटिंग करंट से देखो, कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल, मतलब इससे क्वेश्चन थोड़े टफ आए होंगे, बोल सकते हो थोड़े टफ आए होंगे। जिस तरह से कंसेप्चुअल दिख रहा है, और उससे एक थ्योरेटिकल भी आया, एक न्यूमेरिकल भी आया है। ठीक है, लेकिन देखो ये दोनों के बीच में और आया था, मतलब आइदर यू कैन डू दिस क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो मैंने भी इंटरनल चॉइस बताई थी आप लोगों को कि 5 नंबर के क्वेश्चन 36 होगा, 2 सेक्शन होंगे, आप किसी एक को कर लो उसमें से। तो ये ऐसा था कि ईएमआई से एक थ्योरेटिकल था, एक न्यूमेरिकल था, या फिर अल्टरनेटिंग करंट से भी थ्योरेटिकल था और न्यूमेरिकल था, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे ये। तो वो आप देख लो कि कौन सा करोगे। उसके बाद अगर ईएम बेस में देखोगे तो सिर्फ थ्योरेटिकल और बहुत ही आसान चैप्टर है। फिर सिमिलरली ऑप्टिक्स में से एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया था, एक न्यूमेरिकल आया था, फिर एक थ्योरेटिकल प्लस कंसेप्चुअल, थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल। मतलब इस चैप्टर को भी पढ़ के जाते, थोड़ा सा पढ़ लेते, रिवाइज कर लेते, तो इसमें भी नंबर मार के आ जाते। फिर वेव ऑप्टिक्स में देखो सिर्फ थ्योरेटिकल है, मतलब आसान क्वेश्चन आए थे। फिर डुअल नेचर से न्यूमेरिकल था, जो कि आसान था, उतना खास था नहीं। फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया था, एटम एंड न्यूक्लियस से सिर्फ थ्योरेटिकल एक न्यूमेरिकल था, न्यूक्लियस एक थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल था, और सेमीकंडक्टर से थ्योरेटिकल था, जो अकेले 7 मार्क्स रखता है। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई वाला जो आया था उसमें 7 मार्क्स रखता है, और सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, और सेमीकंडक्टर में उतना कुछ है भी नहीं कंसेप्ट बेस्ड कि मतलब आप उसमें डर जाओ, सिर्फ थ्योरेटिकल है, वो थ्योरेटिकल टाइप का चैप्टर है, उसको आराम से कर सकते हो। तो देखो यहाँ से आपको पता चल गया कि पेपर कैसा आ रहा है, कौन से चैप्टर से थ्योरेटिकल पूछ रहे हैं, कौन से चैप्टर से कंसेप्चुअल पूछ रहे हैं, तो कौन से चैप्टर पे हमें कंसेप्चुअल वाले पोर्शन पे जोर देना है, अल्टरनेटिंग करंट पे देना है,
ऑप्टिक्स वगैरह पे देना है, कुछ कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे देना है। तो यही कहानी है इस सेमिनार का, यही है कि आपको बता देना कहाँ जोर देना है, ठीक है। तो अब आप इसको अगर एक पेपर AR का एनालिसिस 5 साल का करोगे तो आपके पास एक चार्ट बना लेना जिस तरह से मैंने बनाया कि हर साल, ये तो मैंने 1 ईयर का बनाया है, आपको लिखना है 2020 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कंसेप्चुअल आया था क्वेश्चन, 2019 में आया था कि नहीं आया था, 2018 में आया था कि नहीं आया था, किससे क्वेश्चन मतलब अल्टरनेट हो रहे हैं। जब ये चार्ट आपका प्रिपेयर हो जाएगा तो आप इजीली प्रेडिक्ट कर पाओगे कि क्वेश्चन में अगले साल क्या क्या आने वाले हैं, कहाँ फोकस करना है एंड कहाँ नहीं करना है, कहाँ कम करना है, कहाँ ज्यादा करना है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं प्रायोरिटी चैप्टर्स, कैसे पढ़ना है, कैसे प्रायोरिटी रखे, क्या करें। तो प्रायोरिटी चैप्टर्स में आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको थ्योरेटिकल को रखना है, क्यों, क्योंकि एकदम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे कि आपने देखा और आपको आंसर पता था, आपने वहां पे लिख दिया। फिर दूसरी बात, आपको कंसेप्चुअल चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देने होंगे, कंसेप्चुअल को बाद में पकड़ना है, क्यों, क्योंकि थ्योरेटिकल आसान है, थ्योरेटिकल थोड़ा सा पढ़ लोगे तो क्वेश्चन वहां से नहीं छूटने वाले, आंसर आपके नहीं छूटने वाले। लेकिन अगर कंसेप्चुअल में थोड़ा डाउटफुल हो जाता है स्टूडेंट्स का कि अगर वो ढंग से नहीं समझे होंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा ट्विस्ट कर देते हैं तो बच्चे से बनता नहीं है। तो कंसेप्चुअल को नेक्स्ट प्रायोरिटी में रखो, पहले जो मिल रहा है उसको ले लो, बाद में जो थोड़ा टिपिकल है उसको बाद में लेते हैं। थर्ड वाली कैटेगरी है वो आपकी न्यूमेरिकल की है, उसको फिर थर्ड में करो, पहले थ्योरेटिकल खत्म करो, फिर कंसेप्चुअल पार्ट खत्म करो किसी भी चैप्टर का, फिर न्यूमेरिकल खत्म करो, पांचवें में सैंपल पेपर बनाओ। देखो सैंपल पेपर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, अगर आपको टॉपर बनना है, 90 से ज्यादा लाने की इच्छा रखते हो और सैंपल पेपर नहीं बना रहे हो तो भूल जाओ। मतलब कुछ कुछ होंगे, एकलव्य होंगे जो कर लेंगे, सब नहीं होते, कुछ कुछ होते हैं। अब देखो कहने का मतलब ये है कि सैंपल पेपर का क्या बेनिफिट होता है। मैंने देखो तुमने पूरा पढ़ लिया, पूरा पढ़ने के बाद आप जब आंसर देने बैठते हो, सॉल्व करते हो सैंपल पेपर जो 3 घंटे के हिसाब से CBSE पैटर्न में बनाया जाता है, तो आपको ये पता चल जाता है कि आप क्या भूल रहे हो, कहाँ कमजोर हो, किस चैप्टर फोकस ज्यादा करना है। तो उसकी एनालिसिस करनी पड़ती है, सैंपल पेपर सॉल्व करने उसकी एनालिसिस करनी पड़ती है और उसके बाद उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है। तो वो उसके लिए हम लोग एक अलग से सेशन लेके आएंगे, ठीक है, कि सैंपल पेपर को किस तरह सॉल्व किया जाता है। लेकिन अभी सैंपल पेपर के बारे में सोचना नहीं है, ये नवंबर दिसंबर की कहानी है, तब तक हमारा सेमिनार उससे भी हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि सैंपल पेपर किस तरह से बेनिफिट करने वाले हैं, किस तरह से इसको सॉल्व करना है। पेपर अटेम्प्ट की भी एक स्ट्रैटेजी होती है, उसी पे बेसिस पे कर जाते हो तो नंबर अच्छे से आ जाते हैं। ऐसे सीधे जाके ऐसे अटेम्प्ट करने से नंबर बहुत मतलब किसी किसी का हो जाता है लेकिन मैक्सिमम का नहीं होता। तो पेपर की स्ट्रैटेजी होती है, सैंपल पेपर का रोल, किस तरह से उसका एनालिसिस करना है, कहाँ आप कमजोर पड़ रहे हो, ये सारे पे लेके हम लोग एक वीडियो बनाएंगे और वो हम लोग अपलोड करेंगे। तो उस पर आप देख सकते हो, लाइव भी हो सकता है वो वाला, तो उसको देख लीजिएगा। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या, स्ट्रैटेजी वाला, जिसकी सबसे ज्यादा हमें इंतजार था। यही है वो टॉपिक जो आपको आगे लेके जाएगा, यही है वो टॉपिक जिससे आपकी लॉटरी लगने वाली है और यही है वो टॉपिक जिससे आपको 95 प्लस लाने का मौका मिल सकता है अगर आप इसको फॉलो करो। तो इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जितने भी ग्रुप में ऐडेड हो, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में आपके फ्रेंड है, स्कूल का ग्रुप है, आप लोग अपना उसमें आप इसको शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको देख पाए और इसका फायदा उठा पाए। देख लेते हैं स्ट्रैटेजी में क्या है। स्ट्रैटेजी देखिए, स्ट्रैटेजी में क्या करना पड़ता है। स्ट्रैटेजी में आपको कुछ नहीं करना है। स्ट्रैटेजी में क्या किया कि मैंने एक प्रदीप की बुक ली, फिर मैंने इसको रीड किया, ठीक है, पूरे लाइन टू लाइन में गया, एकदम सब कुछ समझा। अब मेरे पास डाउट्स आए बहुत सारे, मुझे कुछ नहीं समझ में आया, कुछ भी हुआ होगा, मतलब एक रीडिंग की, उसके जो डाउट्स आए अपने टीचर के पास जाओ, सर मुझे कुछ नहीं समझ में आया, मुझे थोड़ा ये चीज बताओ। वो टीचर आपको, अब देखिए कोई ट्यूशन टीचर से पढ़ रहा है वहां से पूछो, कोई स्कूल के, कोई अगर सेल्फ स्टडी पे है तो उसके बाद वो स्कूल जाता होगा, उससे अपने स्कूल के टीचर से पूछिए। मतलब कहीं ना कहीं से आपको अपने डाउट्स क्लियर करने हैं। अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं तो फिर गए। तो आपको क्या करना है, एक बार रीड कीजिए अच्छे से, ढंग से, उसका जो भी डाउट्स आ रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आया, जो भी समझ में नहीं आया, उसको जाके अपने टीचर से पूछो। ये यूट्यूब के चक्कर में मत पढ़ना, टीचर से जाके पूछना, क्योंकि यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड होता है, वो कुछ और बताना चाहता है, स्टूडेंट कुछ और समझते हैं और फिर जाके कुछ और करके आते हैं, ठीक है। तो आराम से जाके टीचर से पूछो। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो यूट्यूब फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर यूट्यूब पे ही करना पड़ेगा। अब मुझे चैप्टर की कहानी पता है कि अच्छा ऐसे 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 करके है, क्योंकि मेरे डाउट्स क्लियर है, मैंने एक रीडिंग ले ली है। नोट्स अभी नहीं बनाना, नोट्स अभी नहीं बनाना, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में हर एक चीज इंपॉर्टेंट लगता है। अगर मतलब उसमें ई भी लिखा है तो भी ई लिखोगे। नोट्स बनाने का एक रूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 1/10 रूल। अगर आप 100 पेजेस पढ़ रहे हो तो आपकी नोट्स 10 पेजेस में कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर आप 60 पेजेस पढ़ रहे हो तो 6 पेज में आपके नोट्स होने चाहिए। अब अगर आप 100 पेजेस की बुक पढ़ रहे हो, 70 पेजेस में नोट्स बना रहे हो, तो 30 पेज के लिए क्यों माथामारी कर रहे हो, क्यों मगजमारी कर रहे हो? वो पूरी बुक ही पढ़ लो। आप तो दूसरी बुक खोल दे रहे हो अपनी, उसमें अपना नाम लेकर राइटर बना लो उसको, ठीक है। नोट्स होने चाहिए ऐसे कि एग्जाम के टाइम में फटाफट रिवीजन हो जाए, बार बार रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो
वो हमें करना है कि जब रीडिंग 1 हो गई, टीचर से डाउट्स क्लियर हो गए, उसके बाद हम जाएंगे सेकंड रीडिंग के लिए। अब उसको सेकंड रीड कर रहे हैं, अब समझ रहे हैं, अब और कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा आपको, और कुछ कुछ ऐसा लगेगा कि यार ये तो मुझे पता ही है, तो जरूरत ही नहीं है, तो उस अब आप नोट्स बनाओ। तब देखना कि आपके नोट्स का जो कंटेंट है कितना कम हो जाता है, क्योंकि बार बार एक चीज पढ़ने का मतलब नहीं बनता है। वही चीज पढ़ो जो याद नहीं रख पा रहे हो, वही चीज पढ़ो जो आपको पता नहीं है। 2 + 2 4 होता है, उसको भी नोट्स में लिखोगे तो क्या मतलब बनता है? ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले पढ़ना है, टीचर के पास जाना है, डाउट्स क्लियर करवाने हैं, उसके बाद वापस आना है, वापस इस चैप्टर को पढ़ना है, आना है, एंड हमें क्या करना है, पहले चैप्टर को रीड करना है। रीड करने के बाद एक छोटा सा टेक्निकल इश्यूज आया था, तो वो एक समय आपको पता नहीं चला, लेकिन मुझे थोड़ी इश्यू हो गई, इसलिए फिर से बता रहा हूँ कि पहले चैप्टर को रीड करना है, कुछ बहुत सारे डाउट्स आएंगे, टीचर के पास जाना है, अच्छे से क्लियर करना है सारे डाउट्स, उसके बाद घर पे वापस आना है, रीड करना है उस चैप्टर को, एंड फिर नोट्स बनाना है। तो स्टेप नंबर 2 तक खत्म। पहला स्टेप रीड, सेकंड स्टेप रीड एंड मेक नोट्स। अब क्या करना है, एनसीईआरटी उठानी है। अब क्या करना है, एनसीईआरटी उठानी है, और वहां से न्यूमेरिकल्स जो भी बीच में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो एंड में क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। अब उसको बनाने का तरीका सुनो। ऐसा नहीं है कि आपने लिया और धम धम बनाए, नहीं बना, टीचर से जाके बनवा लिया, या फिर जो रेफरेंस बुक है उसी के बैक साइड में दे रहे हैं उससे बना लिया। अगर ऐसा कर रहे हो तो आप खुद को हैंडीकैप बना रहे हो, नहीं बनेगा कभी क्वेश्चन आपसे, ठीक है, कभी नहीं बनेगा। आपको क्या करना है कि ये जो बुक में जो पीछे में जो सॉल्यूशंस रहते हैं उनको साइड कर दो, नहीं जरूरत है आपको, ठीक है। आप कोई क्वेश्चन उठाओ एनसीईआरटी का, बनाओ, एक अटेम्प्ट में नहीं बना। दूसरा, अरे भाई आपने रीड 2-2 बार बुक पढ़ी है, कम से कम 6-7 बार ट्राई करो, कम से कम 6 से 7 बार ट्राई करो, या तो क्वेश्चन बन जाएगा या नहीं बनेगा। इन केस अभी भी नहीं बना, तब जाके टीचर को पकड़ो कि सर मुझे समझाइए क्यों नहीं बना। और टीचर से ये मत बोलो कि मुझे सॉल्व करके दो, टीचर को ये बोलो कि सर मैंने गलती कहाँ की है वो बताइए। तब आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा कि ये क्वेश्चन की अप्रोच ये थी और मैंने ये गलती की, तो नेक्स्ट टाइम मैं ये गलती नहीं करने वाला। दिस इज द बेस्ट वे टू अप्रोच न्यूमेरिकल, दिस इज द बेस्ट वे टू अप्रोच क्वेश्चन। वो जो प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन नहीं बन रहे फिजिक्स के, क्योंकि आपने कभी अप्रोच ली नहीं, कहीं 11th पढ़ के आए हो, कभी ली है अप्रोच, कभी किया आपने कोशिश। आप क्या करते हो, 7-8 बार बनाते भी होगे तो जाके टीचर से पूरा क्वेश्चन बना लेते हो और उन्हीं का सॉल्यूशन देख लेते हो। लेकिन कभी आपने ये कोशिश की कि अपने वापस आके पूछो टीचर की, सर मुझे ये वाला बताइए ना, कैसे नहीं बना, क्यों नहीं हुआ। ठीक है, आजकल टीचर्स के अंदर भी थोड़ी थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है कि वो कुछ भी पूछते हैं, भगवत उनको कुछ नहीं आता, ये बोल देते हैं कुछ। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि उनको लगता है, फीलिंग उनके दिन में ये धारणा आ चुकी है कि मतलब ये परसेप्शन आ गया है कि स्टूडेंट पढ़ता ही नहीं है, स्टूडेंट लिखता ही नहीं है, कुछ नहीं करता है वो। तो ये चीज आपको चेंज करनी। कैसे करेंगे हम 7 से 8 बार क्वेश्चन को बनाएंगे, टीचर के पास जाएंगे, सर देखिए 7 to 8 बार अटेम्प्ट किया है, फिर भी आंसर नहीं आ रहा, मुझे बताइए ना मेरी गलती कहाँ है। वो टीचर आपको आराम से बताएंगे, अच्छा तुम्हारी ये गलती है, अगर तुम इसको ऐसे करते तो तुम्हारा आंसर आ जाता, और फिर आपको कभी क्वेश्चन में सॉल्विंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यही चीज, अब एक चीज नई चीज सीखने को मिली, गलती पकड़ेगी, जब नेक्स्ट क्वेश्चन मारने जाओगे ना तो फिर वो क्वेश्चन बन जाएगा। सेकंड में नहीं बन रहा तो वही अटेम्प्ट करो, 7 से 8 बार बनाओ, फिर टीचर के पास जाके पूछो, गलती पूछो, सॉल्यूशन मत पूछो, गलती पूछो। ऐसे करते जाओगे तो न्यूमेरिकल्स में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट 1 मंथ में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, यार नहीं हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हर एक क्वेश्चन ही अलग है, ये स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, हर बार नहीं होता। एक बार अगर 1-2 चैप्टर में ऐसा कर लोगे ना तो एक मोटिवेशन आ जाएगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स का तो फिजिक्स में वो इसलिए डूब जाते हैं, इसलिए नहीं कि वो वीक है, इसलिए वो डूबते हैं क्योंकि उनका मोटिवेशन लेवल ही नहीं होता। वो इतने डिमोटिवेट रहते हैं, खुद को इतना डिमोटिवेट कर लेते हैं कि फिजिक्स तो मतलब वो नहीं से होता है जो भगवान होते हैं, हमसे तो नहीं होने वाला। तो वो चीज आपको चेंज करना है। जब मैंने नोट्स भी बना लिया, मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चन बना लिया, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं। क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने, कम से कम 5 से 6 साल के। अगर मालूम मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है, एक बार रीड किया है, टीचर के पास जाके डाउट सॉल्व करवाया है, उसके बाद मैंने अपने फिर से उस बुक को पढ़ी है, फिर उसके बाद मैंने नोट्स बनाए हैं, एंड फिर जाके मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाया है, एंड उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहा हूं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के जितने भी 5 से 6 साल में क्वेश्चन आए वो देखना है मुझे कि मुझसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। आपने बुक पढ़ी, आपने नोट्स बना लिए, तो क्या सही बना है नहीं बना, जो क्वेश्चन आता है उसको टच किया या नहीं किया। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखते, अब वो बना लेते हैं, पूरा बना लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं और बोलते हैं हम तो हीरो है, हमें तो सब कुछ आता है। अब वो क्या करते हैं, इसी पीरियड में जो टफ पार्ट था उसको छोड़ देते हैं गलती से। मतलब ऐसा नहीं कि जानबूझ छोड़ दिया, गलती से। उनको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको लगता है यार इतना टफ नहीं पूछने वाला, उनको लगता है कि यार छोड़ना है, ये तो हो जाएगा, बाद में कर लेंगे, ये हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, उन्हें बाद में पता चलता है जब वो एग्जाम देने जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले ही देख लो, चैप्टर नंबर 1 खत्म हुआ तो आज ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो कि जो मैंने पढ़ा क्या वही क्वेश्चन है, क्या जो मैंने पढ़ा वही क्वेश्चन आ रहे हैं। और नहीं भी पढ़ा है, नहीं भी आ रहा, तो क्या मैं वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, तो भैया फिर से उस बुक को पढ़ो, एक बार अपने देखो कि क्या प्रॉब्लम हुआ। और देखो ऑलरेडी आपने बुक्स पढ़ ली, ऑलरेडी आपने एक बार बुक को फिर से पढ़ ली, एक बार आपने नोट्स बना लिए, अब वापस उस बुक को पढ़ने का तो कोई मतलब नहीं बनता।
अब आपको क्या करना है, ये फिल द गैप्स करना है। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो टॉपिक्स छूट गए थे उन्हीं उसी पार्ट को जाके बुक्स में देखो और अपने जो नोट्स हैं उनको अपडेट कर दो। बस इतना ही करना है, अपने नोट्स को अपडेट कर लो। वंस यू आर डन विद दिस, उसके बाद आपको कहीं नहीं जाना है, कोई बुक्स फॉलो नहीं करनी, अपने नोट्स पे स्टिक रहो, बार बार उसको रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, जितने क्वेश्चन बना सकते हो उतने बना लो, एनसीईआरटी क्वेश्चन बना लो। अगर आप प्रदीप फॉलो करते हो उसमें बहुत सारे ढेर सारे सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं, तो वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, अगर एसएलआर लेते हो तो उसमें भी ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, एस चांद में भी है, लेकिन आप ये सब कुछ सॉल्व कर लोगे, सारे एग्जांपल सॉल्व कर लोगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। अब आती है प्रॉब्लम कंसेप्चुअल पार्ट की। ठीक है, कंसेप्चुअल पार्ट में प्रॉब्लम ये आता है कि स्टूडेंट कहां से करे। तो देखो, प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन बना रहे हो, जब सैंपल में बनाओगे ना, सैंपल पेपर वाले कहानी में आओगे, तब आपने जो थ्योरी से नोट्स पढ़ा है, बार बार नोट्स को रिवाइज किया है, तो देखोगे कंसेप्चुअल कुछ नहीं होता, वही पूछ रहे हैं जो आपको समझना था और वो आपने समझ के नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज योर नेम, तो आप फटाफट बोल दोगे माय नेम इज दिस। मैं बोलूं व्हाट इज योर ग्रैंड पेरेंट नेम, तो आप फटाफट बोल दोगे व्हाट इज योर फादर नेम, बोल दोगे फटाफट। व्हाट इज योर मदर नेम, फटाफट बोल दोगे, सोचोगे नहीं, फटाफट से बोल दोगे। क्यों बोल दोगे? क्योंकि हर रोज आपको वो सुनने को मिलता है, हर रोज वो आप देखते हो, हर रोज उसको महसूस करते हो। लेकिन फिजिक्स का ऐसा नहीं करते, कभी सोचते नहीं इसके बारे में। एक बार टीचर ने पढ़ा दिया तो जब तक नेक्स्ट क्लास नहीं होगी तब तक उसको खोल के देखेंगे नहीं, तो रिवीजन नहीं होता। रिवीजन नहीं तो वो यहाँ सेट नहीं होता, वहां यहाँ सेट नहीं होता, तो फिर आपकी प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगी, ये प्रॉब्लम की कंटिन्यू रहेगी। इसीलिए हमें क्या करना है कि बार बार नोट्स को रिवाइज करना है। और जब सैंपल पेपर बनाएंगे तो आप बहुत सारे कंसेप्चुअल देख लोगे। यहाँ तक कि आप जब कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो, रेफरेंस बुक, तो आपको जितने भी वहां पे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर, हॉट क्वेश्चन, मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, आपका काम खत्म हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में इन्फोग्राफिक्स टाइम में देखो, वही मैंने यहाँ पे एकदम कंसाइज करके लिख दिया कि रीड करना है, नोट्स बनाने हैं, वो वाली पूरी कहानी, फिर रिवाइज करना है और सॉल्व करना है। आपको क्या मिलेगा? 95+। यही स्ट्रैटेजी एकदम बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है, मुझे पूरी एक बार बुक पढ़नी है, बुक पढ़ने के बाद जो भी डाउट्स आ रहे टीचर से क्लियर करने हैं, उसके बाद फिर से बुक पढ़नी है, नोट्स बनाने हैं, नोट्स के बाद पढ़ने के बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाने हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाने के बाद अगर हम चाहें तो वो जो भी बुक है आपके पास उसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना लो, जो भी क्वेश्चन वगैरह बना लीजिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, नोट को अपग्रेड करना है और बस खत्म। और फिर बार बार नोट्स को रिवाइज करना है। ठीक है, और जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं उनको सॉल्व करना है। उसके बाद में पेपर प्रेडिक्टेबिलिटी। देखो, पेपर प्रेडिक्टेबिलिटी क्या है ना कि ठीक है, मैंने आपको बताया 5 साल में पेपर देख लो आप, और जो अल्टरनेट आ रहे हैं उसको सॉल्व करके चले जाओ। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये जनरली फरवरी टाइम में बताता हूँ कि देखो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। फरवरी तक मैं उनको ये नहीं बोलता कि ये छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं, मैं सब इंपॉर्टेंट है, सारे पढ़ो, क्योंकि कब किस्मत खराब हो और कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। ठीक है, ऑल्दो वी नो दैट सीबीएसई इज नॉट गोइंग टू चेंज, बट कब तक आप इस पे रहोगे? आप पूरे जनवरी फरवरी तक अच्छे से फिजिक्स को पढ़ रहे हो, फरवरी में सिर्फ बोर्ड्स लेवल पे बस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको पढ़ के जा रहे हो, तो अगर बाई चांस अगर आपको कोई बाउंसर क्वेश्चन आ जाता है तो भी छक्का मार दोगे। क्यों? आपने फरवरी तक तो पूरा अच्छे से पढ़ा है ना, सब कुछ पढ़ा है, बार बार रिवाइज किया है, फिर लास्ट में जाके आपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस कर लिया, तो फरवरी तक बार बार रिवाइज किया, एक दिन में थोड़ा निकल जाएगा, एक महीने में निकलेगा नहीं निकलेगा। तो जब वो बाउंसर आएगा आप आराम से लिख लोगे उसका आंसर। दूसरी बात ये है कि आपने साइंस लिया है तो आप कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, कहीं ना कहीं सोच रहे हो मुझे इंजीनियर बनना है, तो आईआईटी देनी पड़ेगी या फिर आपको ये नीट देनी पड़ेगी। अगर आप कॉमर्स में, देखिए आप सोच रहे कंपटीशन से डर के मैं साइंस से निकल के कॉमर्स में चला जाऊंगा, तो वहां भी अगर करियर बनाना है तो सीए करना पड़ता है या फिर आपको एमबीए करना पड़ता है, उसमें भी आपको कंपटीशन देने पड़ते हैं। और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं, बट अल्टीमेटली बात ये बोल रहा हूँ कि किसी भी अच्छे जगह करियर बनाना है तो कंपटीशन देना पड़ेगा, भाग नहीं सकते हो। ठीक है, तो वही कहानी है कि पेपर प्रेडिक्टेबिलिटी करने से आप अपने, अगर आप जनवरी फरवरी में आपको टीचर बोल देता है कि देखो ये इंपॉर्टेंट इसको छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट इसको छोड़ दो, और आप उसको नहीं पढ़ रहे हो, तो आप बहुत बड़े बेवकूफ बन रहे हो। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ बोर्ड पे अच्छा ला सकते हो, आगे कुछ नहीं कर पाओगे। और एक बात मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, साइंस के स्टूडेंट का बोर्ड के रिजल्ट से कुछ नहीं होता, साइंस के स्टूडेंट का बोर्ड के रिजल्ट से कुछ नहीं होता। बस इतना होता है कि आईआईटी देनी है तो 75% लाने हैं, नीट देना है तो 50-55% लेके आने हैं, उससे ज्यादा उसका कोई रोल नहीं है। अब यहाँ पे 95+ लाने से क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। फिजिक्स तो मेरी स्ट्रांग है, 95 मुझे आए हुए हैं, फिजिक्स तो मेरी स्ट्रांग है, तो बाकी जो रो रहे होंगे हमने फिजिक्स 12th पढ़ी नहीं, हमारा 11th बाकी है, 12th बाकी है, आप बोल सकते हो मेरा 12th तो अच्छे से खत्म है, 11th ही बाकी है, आपका 1 साल का बाकी है। जब आप ड्रॉप लोगे या फिर आप कंटिन्यू ईयर में दे रहे हो तो आप बाकी से बेहतर कर पाओगे। एटलीस्ट जो आप अपनी स्ट्रैटेजी से करने वाले थे उससे तो बेहतर ही कर पाओगे इस सेमिनार को देखने के बाद। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पेंडोरा बॉक्स। पेंडोरा बॉक्स देखने से पहले प्लीज को शेयर कर लीजिए। देखिए पेंडोरा बॉक्स में क्या है कि मैंने आपको बहुत सारा टास्क दिया कि ये करो, वो करो, हेन करो, तेन करो।
अब हमारी यहाँ पे लाइव ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ठीक है। अब लाइव ऑनलाइन क्लासेस वो वाली क्लासेस नहीं होती है जिसमें हम टेक्स्ट भेज के क्लासेस करवाते हैं, वैसी नहीं है। हमारे यहाँ पे जो क्लासेस होती है वो एकदम यूट्यूब पे या फिर जैसे लाइव क्लासेस अभी आप जो देख रहे हो वैसी होगी, आप उससे इंटरेक्ट कर पाओगे। अभी तो मैं फिर आपके कॉमेंट्स का आंसर नहीं कर रहा हूँ, टाइप करके कर रहा हूँ, हमारी टीम जो है टाइप करके आपका आंसर कर रही है। लेकिन जब आपकी लाइव क्लासेस होगी तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपके कमेंट्स देखते जाऊंगा कि अच्छा इसको प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो हम आपके क्वेश्चंस के आंसर इमीडिएटली देंगे, आप मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाओगे। ऐसा ये वन वे इंटरेक्शन नहीं होने वाली हमारी क्लास में, टू वे इंटरेक्शन होता है। आप वहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं यहाँ से आंसर देता हूँ, इमीडिएटली आंसर देता हूँ, ठीक है। हो सकता है 30-40 सेकंड का थोड़ा गैप आ जाए, लेकिन आपको आंसर मिल जाएगा। आप वहां से ऐसे नहीं होकर जाओगे कि मेरा डाउट्स क्लियर नहीं हुआ, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। यहां तक कि हम लोग वहां पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करते हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी होती है, टाइम दी जाती है, वही 1.5 घंटे में जो आप नॉर्मल ऑफलाइन क्लासेस में करते हो वही यहाँ पे भी होती है, ठीक है। अगर आपको कोई डेमो देखना है तो हमारे YouTube का चैनल जो है मेंटर्स कॉर्नर का, youtube.com/mentorscorner, आप इस पे जाके हम लोग की लाइव क्लासेस के एग्जांपल देख सकते हो। या फिर नीचे में मैंने नीट की कुछ दिन तक क्लासेस चलाई थी, तो मैंने उसका एक लिंक यहाँ पे मैं डलवा दे रहा हूँ, तो आप उनको भी देख सकते, उस क्लास को भी जाके देख सकते हो कि किस तरह की क्लासेस चलती है, वहाँ पे डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। उसके बाद अब लाइव क्लासेस में क्या होता है, कभी कभी कुछ बच्चे समझना चाहते हैं, लिखना नहीं चाहते, फिर सोचते हैं बाद में लिख लेंगे, तो इसी चीज में वो थोड़ा पीछे हो जाते हैं। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, हमारे अपने हैंड रिटन नोट्स होते हैं जो हम स्टूडेंट्स को पीडीएफ के फॉर्म में दे देते हैं। अब वो कहाँ देते हैं, वो ऐसे नहीं कि मतलब वहीं से जाकर ले लो, ये हो, हमारा प्रॉपर एक ऐप है, उस ऐप के अंदर में हम लोग आपको नोट्स एकदम कंसाइज एकदम अरेंज करके देते हैं। तो आपको आपकी क्लास हुई उससे पहले आपके नोट्स अपलोड हो जाते हैं, क्लास हुई आप जाके नोट्स को देख लो, रिवाइज कर लो, नेक्स्ट क्लास में आप डाउट्स पूछ सकते हो, इमीडिएटली पूछना है तो उसी ऐप के अंदर में एक डाउट क्लियरिंग सेंटर भी है, उसमें जाओ अपना डाउट छोड़ो, वहां पे टीचर आपको रिप्लाई करता है, यानी कि मैं आपको रिप्लाई करूंगा। उसके बाद में मैंने बोला ऐप बेस्ड लर्निंग है, तो हमारे वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट भी होंगे, असाइनमेंट्स भी होंगी, प्लस आपको क्लास रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। क्लास रिकॉर्डिंग इन द सेंस जैसे कि आपने क्लास किया, किसी भी कारण से आप एब्सेंट हो गए या किसी कारण से आप कहीं आपको कोई जाना पड़ गया आधा क्लास छोड़ के, तो आप उस रिकॉर्डिंग को देख सकते हो। प्लस जैसे क्या हुआ कि आपने इलेक्ट्रॉनिक पढ़ लिया, चैप्टर नंबर 1 मुझसे पढ़ लिया, उसका 15-20 चैप्टर मतलब हम लोगों ने सिलेबस खत्म कर लिया, अब आप चाहते हो कि यार एक बार इलेक्ट्रॉनिक का पूरा अच्छे से फिर से रिवीजन हो जाए, तो मुझे करने बोलोगे तो मैं उस एंथुसियाज्म से नहीं पढ़ाऊंगा जितना मैंने स्टार्टिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि अब आपका बहुत सारी चीज क्लियर है, मैं मेजर पार्ट पे जाकर खत्म करूंगा। यही रिवीजन होता है, रिवीजन में पूरे डिटेल्स में नहीं पढ़ा जाता। तो उसी में इसमें अब आपको क्या करना है, आप जाके आराम से क्लास रिकॉर्डिंग में पूरे डिटेल से देख सकते हो, वही एंथुसियाज्म से देख सकते हो जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था। मैं जब स्टार्टिंग में पढ़ाता हूं तो ये मान के चलता हूं कि आपको कुछ नहीं आता, और वो वीडियो में आपको वही समझ में आया कि ये आपको कुछ नहीं आता, मैं वही मान के अभी भी पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्लास रिकॉर्डिंग का आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। अब ये लाइफ टाइम ऑफर है और सिर्फ 15 मई तक ही अवेलेबल है, यानी कि आज से 5 दिन के बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। ये क्या है, हम आपको 70+% ऑफ दे रहे हैं, लगभग 73 की 74% इक्विवेलेंट है ऐसा करके। और हमारी जो फीस है वो सिर्फ 800 रुपीज पर मंथ होगी, 800 रुपीज पर मंथ होगी, जो कि बहुत ही कम है। और जो बच्चे सिलीगुड़ी से हैं, हमारा सिलीगुड़ी में ऑफलाइन सेंटर भी चलता है, जो बच्चे सिलीगुड़ी में हैं या फिर सिलीगुड़ी में बाद में शिफ्ट होने की सोच रहे हैं, वो बच्चे अब इस ऑनलाइन क्लास को ऑफलाइन बैच में कन्वर्ट करवा सकते हैं अपनी इच्छा से। ऑफलाइन बैच में कन्वर्ट करने का मतलब आप हमारी जो क्लासेस चल रही है ऑफलाइन बैचेस, वहां आके बैठ के पढ़ सकते हो, लेकिन ये आपको सिलीगुड़ी में आके ही करना पड़ेगा, नहीं तो ऑनलाइन क्लासेस तो चलती रहेंगी, ठीक है। तो यही था इस पेंडोरा बॉक्स सरप्राइज। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड यही अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो 6294045466, या फिर इसी नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है मेंटर्स कॉर्नर है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, भले ही एक बंद हो मतलब लाइव सेशन खत्म हो गया है, फिर भी आप इसको शेयर कीजिएगा। एंड यहीं पे मैं आपसे विदा लेता हूँ। कोई भी डाउट वगैरह होने पे आप हमसे यहीं पे कमेंट पे आके पूछ सकते हो। थैंक यू।